पाकिस्तान में दहशत है। भारत के अटैक के डर से दुनिया भर में गुहार लगा रहा है। इस डर की वजह है कि भारतीय सेना ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तानी सेना को हराने वाले सैनिकों का कहना है कि पाकिस्तान भारत के सामने 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। पाकिस्तान को 1965 और 1971 के युद्ध में धूल चटाने वाले पूर्व सैनिकों के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। और हमारे साथ इस वक्त हैं 1971, 1965 और 1962 की जंग में लड़ने वाले वीर जवान। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत अगर पाकिस्तान से लड़ा तो भारत का अस्तित्व मिट जाएगा? आपको क्या लगता है, मादा है उसमें? ये तो गीदड़ धमकियां दे रहा है पाकिस्तान, बाकी उनमें लेना देना कुछ नहीं है। इंडिया के साथ में 24 घंटे नहीं पकड़ पाएगा पाकिस्तान, जो उसका नक्शा भी मिटा देगी इंडिया। आपने तो 1971 में लड़ी थी, उनका देखा कैसा था? बिल्कुल 1971 के अंदर हम लड़े हैं, जैसलमेर सेक्टर के अंदर, जो वो भग गए थे। आप बताएं। 71 की लड़ाई में मैं बांग्लादेश सेक्टर के एरिया से लड़ी, ढाका तक पहुंच गए। पाकिस्तान आया जो एक अटैक में तो हमारा मुकाबला करता, दूसरे अटैक में मोर्चा तोड़ भाग जाता। आपको क्या लगता है कि अभी के माहौल के अंदर कितना टिक पाएंगे? अभी के माहौल को देखते हुए और ये आज़ाद भारत को देखते हुए, मोदी सेना को देखते हुए, पाकिस्तान मुश्किल से 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। पहले अभी उड़ी सेक्टर में जब उन्होंने एक्ट किया था, उस टाइम उनको घर में घुस के मारा था। इस बार हम घर में घुस के मारेंगे भी और घर में बैठेंगे भी। सर आप बताएं, आप तो 65-71 में दोनों में थे? आप तो दोनों में थे। तो दोनों में आपने देख लिया, दोनों में मादा कितना उनमें? दोनों में देख लिया और दोनों से मुकाबला भी किया जम करके, उनमें कोई मादा नहीं है और वो हाथ ऊपर करने में बहुत माहिर हैं। और अब भी उनका यही इरादा है कि हम भारत से नहीं लड़ें, सेना का, और हाथ ऊपर कर दें। उस वक्त उनके जो पेटेंट टैंक अमेरिका ने दिए थे उनको तोड़ दिए थे और वो हमारे अभी भी प्रूफ पड़ी हुई यहाँ पर पेटेंट टैंक। पर अब ये आप बताएं कि वो कह रहे हैं कि उनके पास में तो परमाणु बम है, वो अगर भारत लड़ा तो वो तो बम मार देंगे। उसके पास परमाणु है तो हमारे पास एटम बम है और हमें ना उसको 1 मिनट में उड़ा देंगे। ऐसा है ना, जो जब उसने पेटेंट टैंकों को इतने छोड़कर भाग गया, वो झूठी धमकियां दे रहा है। यादें जिंदा है कि वो पाकिस्तान जो आज इतना धमकियां दे रहा है, उसकी क्या हालत थी उस वक्त? नहीं, तो ऐसा है ना, अब धमकी तो मरे से मरे आदमी दे सकता है, बाकी उसने हमारे साथ जो जितनी लड़ाई लड़ी है ना, उसमें उसने मार ही खाई है। ऐसा नहीं, 80,000 फौजी कैद हो जाना कोई मामूली बात है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का। तो जाहिर तौर पर ये जोश, ये जज्बा, पुराने अनुभव और अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अभी भी जो पाकिस्तान में जो दहशत है, वो इसी बात की दहशत है। ये पुरानी जो तस्वीरें उनकी जहन में पाकिस्तान के भी याद होगी कि कैसे सरेंडर करना पड़ा। कैमरा मैन इस साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। भारत ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे राज्यों में युद्ध सायरन 7 मई से बजना शुरू हो जाएंगे। और इधर पाकिस्तान का जिगरी यार तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से कूद पड़ा है। खबर यह है कि तुर्की का एक एडवांस युद्धपोत कराची पहुंच चुका है, जो हथियारों और मिसाइलों से भरा हुआ है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान को भारत ऐसा सबक सिखाने जा रहा है जिसे वो 7 पुश्तों तक याद रखेगा। स्पष्ट करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं। पाकिस्तान पहुंचा तुर्की युद्धपोत, चुन चुन कर मारेगा भारत। 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से बॉर्डर पर जंगी हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। पिछले 12 दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारी फायरिंग हो रही है, जिसका जबरदस्त जवाब भारतीय सेना ने दिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि तुर्की का एक युद्धपोत भारी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान के कराची में पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग छिड़ती है तो ऐसे हालात में तुर्की पाकिस्तान का जंग में पूरा साथ देगा।
खबरों में तो यहां तक दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले तुर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद पाकिस्तान पहुंचाया गया है। खबर तो यहां तक आ रही है कि पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि भारत हमला करने में इसलिए ज्यादा वक्त लगा रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान में घुसकर कुछ बड़ा करने वाला है। ऐसे हालात में खबर यह भी है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने जो हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है उसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इमरान की पार्टी का हाई लेवल मीटिंग में शामिल नहीं होना साफ साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कई मौलाना और मौलवियों ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध में वो पाकिस्तानी सेना का साथ नहीं देंगे। इस्लामाबाद में मौजूद लाल मस्जिद के मौलाना और इमाम अब्दुल्ला अजीज गाजी ने साफ कह दिया है कि ये जंग इस्लाम की नहीं है जो हम पाकिस्तानी सेना का साथ दें। खैबर पख्तूनवा के एक पाकिस्तानी मौलाना ने तो कुरान की कसम खाते हुए पाकिस्तानी सेना को हरवाने का ऐलान कर दिया है और भारत का साथ देने का वादा किया है। तुर्की की नौसेना, तुर्की के ड्रोन और तुर्की के घातक हथियार। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश में है कि तुर्की भारत से तनाव के बीच ज्यादा से ज्यादा घातक हथियार पाकिस्तान को दे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा समझने लगे हैं और उन्हें लगता है कि जिस तरह से भारत पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से लेने जा रहा है, ऐसे वक्त में अगर वो पाकिस्तान का साथ देंगे तो मुस्लिम देशों में हीरो बन जाएंगे। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि भारत दुनिया की वो सैन्य शक्ति है जो एक वक्त में एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध कर सकती है। अब आप देखिए कराची पहुंचा तुर्की का युद्धपोत किन हथियारों से लैस है। भारत से तनाव के बीच तुर्की नौसेना का एक जहाज टीसीजी बुयुकादा कराची के बंदरगाह पर पहुंच गया है। तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयुकादा से भारत में चिंता बढ़ गई है। टीसीजी बुयुकादा एक एडा क्लास एएसडब्ल्यू कॉर्वेट है जो आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस है। तुर्की नौसेना के एडा क्लास एएसडब्ल्यू कॉर्वेट का दूसरा जहाज बुयुकादा 7 मई तक कराची में रहने की उम्मीद है। इन जहाजों को सतही युद्ध, पनडुब्बी रोधी अभियानों और गश्ती मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। जहाज एडवांस रडार सिस्टम, 76 मिलीमीटर नौसैनिक बंदूक, जहाज एंटी मिसाइल और टॉर्पीडो लॉन्चर्स से लैस है। इसमें समुद्री विमानन संचालन का समर्थन करने के लिए एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड और हैंगर भी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। अंकारा से तुर्की वायुसेना के C-130 विमान के कराची में उतरने के कुछ दिनों बाद तुर्की नौसेना का एक युद्धपोत 4 मई को कराची बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। इधर दूसरी तरफ पीएम मोदी 3 सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग कर चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर खुलेआम कहा है कि भारत पहलगाम के हमले में शामिल सभी आतंकियों और उनके आकाओं को चुन चुन कर मारेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं और जो बचाने आएगा वो भी मारा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि इस वक्त दुश्मनों से बदले की जो भावना देश में है उसे पीएम मोदी हर हाल में जरूर पूरा करेंगे। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा वो कर रहे हैं।
इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस वक्त पाकिस्तानी सेना LOC और POK के अलावा 3 और मोर्चों पर भी घिरी हुई है। पाकिस्तान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में अभी सिर्फ भारत की सेना जानती है। पाकिस्तान इस वक्त बस यही सोच रहा है कि कैसे बचा जाए और इसके लिए उसने अपनी हर मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। आपको सबसे खतरनाक हथियार दिखाते हैं जिससे बचने के विकल्प जनरल मुनीर के पास नहीं है। पाकिस्तान में बिना घुसे अगर एयर स्ट्राइक हुई तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। पाकिस्तान के रडार से दूर रहकर अगर हमला किया गया तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। तब आतंकवाद पर ऐसा हमला होगा कि अटैक करने वाले फाइटर जेट को दूर से ही देखता रह जाएगा पाकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसके बहुत ही खास हथियार चर्चा में है। पहली है सबसे खतरनाक स्काल्प क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज है 550 किलोमीटर। दूसरा है हैमर बम, जो स्पाइस बम की तरह फायर करने के बाद 70 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ा देता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो राफाल के पास है एयर टू एयर मिसाइल मिटियोर। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर। राफाल 1800 किलोमीटर की रेंज में जब ऑपरेट करता है तो ये तीनों हथियार उसे गेम चेंजर फाइटर जेट बना देते हैं। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार, ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। दुनिया की चौथे नंबर की एयरफोर्स है भारत और इसके पास जो जहाज हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। राफाल इसमें सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसलिए अब देखिए राफाल के वेपन पैकेज की सबसे खास बात, क्योंकि राफाल आने के बाद वायुसेना को दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं और हमला बिना बॉर्डर पार किए यानी अपने आसमान में ऑपरेट करते हुए भी किया जा सकता है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मसलन राफाल भारत के अंदर ही उड़ रहा है, वो बॉर्डर के करीब है यानी पाकिस्तान की वायु सीमा से सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। अब यहीं से उड़ते हुए वो अपनी स्काल्प क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। और इसी तरह हैमर बम काम करता है जो लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान की सीमा में 70 किलोमीटर अंदर तक जाकर गिरेगा। ये दोनों एयर टू सरफेस वेपन में कमाल के हथियार माने जाते हैं। इसी तरह अगर राफाल को पाकिस्तान के विमान चैलेंज करते हैं तो राफाल का रडार 200 किलोमीटर की दूरी से ही उनको ट्रैक करना शुरू कर देगा और यही काम आएगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिटियोर मिसाइल। इसकी खुद की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और इस तरह राफाल पाकिस्तान के फाइटर जेट से दूर रहकर भी उसको मार गिराएगा। अब भारत फ्रांस से राफाल M यानी उसका मरीन वर्जन ले रहा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाला विमान। ऐसे 26 विमानों को लेकर फ्रांस से डील हुई। ये 26 विमान 2029 से नौसेना को मिलने शुरू होंगे। राफाल M की टेल के नीचे हुक लगा होता है जिसके जरिए कैरियर पर लैंडिंग के दौरान इसे रोका जाता है। वहीं इसकी बॉडी एयरफोर्स वाले राफाल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। यह एंटी शिप मिसाइल लेकर चलता है क्योंकि ये समंदर के ऊपर ऑपरेट करता है। फिलहाल नौसेना के पास MiG-29K लड़ाकू विमान है जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करते हैं, जबकि राफाल का एयरफोर्स वर्जन 2019 से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। हालांकि भारत के पास अभी महज 36 राफाल जेट हैं, लेकिन इनको ऐसे मोर्चों पर तैनात किया गया है जो 3 दिशाओं से होने वाले हमले को काउंटर कर सकते हैं।
अभी भारत के पास राफाल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। दोनों एयरबेस पर रफाल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। फिलहाल बात डिफेंस की नहीं, स्ट्राइक की हो रही है और इसीलिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई फाइटर जेट भी एक बड़ा विकल्प है। विमान से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस यानी उसका एयर लॉन्च्ड वर्जन 450 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल की इतनी हैसियत नहीं है कि वे ब्रह्मोस को रोक पाए। ये बात जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझाने के लिए भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वाला ट्रेलर दिखा चुका है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दाग कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। भारत ने बता दिया है कि स्टैंड ऑफ वेपन में ब्रह्मोस को रोकना नामुमकिन है और अगर इससे हमला हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ टारगेट लोकेशन पर मलबा तलाशेगा। और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं वो आपको दिखाते हैं। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, मिग-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। सिग्नल साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत कोई भी फैसला जज्बात से नहीं बल्कि हर बात को ध्यान में रखकर करेगा, ताकि दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जाए। चोट ऐसी जिसमें बारूद के धमाके से ज्यादा दुश्मन के रोने की आवाज आए। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है। कई राज्यों में 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस दौरान कई तरीके की चीजों का अभ्यास किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दों को भेजकर जिस तरह नरसंहार किया, उससे उसकी दुनिया भर में फजीहत हो रही है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रोष है। देश के कोने कोने से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। भारत के हमले की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में खौफ है। भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी है। जल, थल और आकाश से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल भारत के 244 जिलों में किया जाएगा। आपने यूक्रेन में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजते हुए सुने होंगे। इस मॉक ड्रिल में भी एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी
किस तरह सूझबूझ दिखानी है और कैसे जान की रक्षा करनी है, वो मॉक ड्रिल में दिखाई देगा। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और अहम संस्थानों को छिपाने की व्यवस्था भी होगी। इमरजेंसी के हालातों में फंसे होने के बावजूद कैसे बाहर निकला जाएगा, इसका भी अभ्यास किया जाएगा। इसका मकसद है कि अगर युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन मुल्क ने हवाई हमले किए तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर अमृतसर, हर जगह मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए हैं। 1971 के बाद मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखें तो मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है। आज जाहिर है मॉक ड्रिल के जरिए हमले के लिए लोगों को जागरूक करना है। आखिर मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की टेस्टिंग करना, सायरन बजने पर लोग पैनिक न हो इसके लिए जागरूक करना, वायुसेना के साथ हॉटलाइन, रेडियो संचार लिंक की टेस्टिंग, हमले से बचने के लिए छिपने, सेफ जोन तक पहुंचने की ट्रेनिंग, हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। इतना तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी चल रही है और इसी बीच देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांसवाड़ा के कागदी पिकअप वेयर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की। कागदी डैम पर ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव मौके पर पहुंचे। मॉक ड्रिल की सूचना मिलने पर विभिन्न विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आपातकालीन स्थिति को निपटाने के लिए मॉक ड्रिल की गई। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया विभाग के अधिकारी कितना मुस्तैद हैं, इसके लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। रेगुलर इंटरवल पे विभागीय दिशा निर्देश है उनकी पालना पे रखी जाती है, ये देखने के लिए कि जो भी डिफेंस से संबंधित और रेस्क्यू से संबंधित हमारे डिपार्टमेंट हैं उनकी तैयारियां कैसी है, उनकी अलर्टनेस कैसी है। मॉक ड्रिल के बाद टाइम काउंट किया जाता है कि विभाग के पास फोन कब गया था, कितने समय में पहुंचे, रेस्पॉन्स टाइम क्या है, तैयारियां कैसी है। मेन उद्देश्य विभागों की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर ये मॉक ड्रिल करवाई जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। 7 मई को 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा, जिसके लिए जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारत की तैयारी, अब बदले की क्या बारी। और पाकिस्तान से तनाव के बीच बॉर्डर पर मॉक ड्रिल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर में मॉक ड्रिल को लेकर के जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। जोधपुर में 18 जगह पर ये तैयारी शुरू कर दी गई है। तस्वीर भी सामने आई है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये इसके साथ ही लगातार सिंधु जल समझौता खत्म होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमले की चेतावनी दी थी, उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कई राज्यों की जो है उनको निर्देश दिया है कि मॉक ड्रिल कराई जाए और युद्धकालीन स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है, किस तरह से जो नागरिकों को व्यवहार करना है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही है। बात करेंगे सबसे पहले सर, किस तरह की तैयारी होती है, क्या क्या तैयारियां जो की गई है, कल मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारियां? तैयारी सर, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सायरन है वो एक बिल्कुल चालू हालत में है और जब भी आदेश मिलता है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से चालू कर दिया जाएगा। जब भी खतरे का सायरन बजता है तो जनता को अलर्ट होना होता है, उसमें शेल्टर लेना होता है। उसके बाद में कुछ ही देर बाद में क्लियरेंस का सायरन बजता है, उसके बाद पता चलता है जनता को कि भाई क्लियर हो गया, ऐसा कोई खतरे का नहीं है। और हमारी तैयारी में सर हमारे वाहन तैयार है, टीम 24 घंटा तैयार रहती है, नागरिक टीम जोधपुर। सर बात करें तो कुल 18 सायरन तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अलावा 3 चल सायरन है। किस तरह से काम करते हैं ये? जो चल सायरन्स है जो भी है
उनको हम जैसे भी कहीं पे कोई सायरन नहीं बजता है, यहाँ पे कहीं सायरन की आवाज़ नहीं पहुँचती है, तो वहाँ पे इसको ले जाके बजाया जाता है। बाकी एक सायरन की जो रेंज रहती है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की रहती है, और जो 18 सायरन जो चालू कंडीशन में है वो सब भी चलते हैं। और ये ऐसा करना है जैसे ग्रामीण एरिया में कहीं भी जहाँ भी कहीं सुनाई नहीं देता या कहीं पे नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे ये ले जाके हम बजा के उनको सूचित करते हैं। जहाँ पर सायरन नहीं पहुंच रहा है, सायरन की आवाज नहीं पहुंच रही, वहां पर ये जो ये सायरन है जो मूवेबल है, इसको ले जाया जाता है। ये इस तरह से बजाया जाता है, आप देख सकते हैं जब लीवर को घुमाया जाता है तब जो है ये वो सायरन है जो लोगों को जागरूक करेगा कि अब खतरे की निशानी है, आपको सुरक्षित जगह पर जाना है, आपको सुरक्षित तरीके से रहना है। सर, जैसे मान लो युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद जैसे कहीं पे बॉम्ब फेंक दिया गया है, कोई बिल्डिंग नीचे ध्वस्त हो गई है, तो ऐसे में लोग फंसे हैं, तो ऐसे में आपका क्या रोल है? हमारा रोल रहेगा सर, हमारी टीम वहाँ जाएगी, इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमें बताए गए हैं, उन मेथडों की सहायता से हम ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी को बाहर निकाल देंगे और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं कि हाथ में ये बड़ा जो अगर लाउड स्पीकर लेकर जो लोगों को बताने के लिए कि अब आपको घर के अंदर जाना है, कब आपको ब्लैकआउट करना है, कब कैसे सुरक्षित रहना है, किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे? ये अधिकतर तो सायरन से ही दिए जाएंगे, लोगों को चेतावनी दी जाएगी कि अपने सुरक्षित जगह चले जाएं, और तो उसके बाद में फिर क्लियर का सायरन बजता है कि भाई हाँ अब बिल्कुल सारा नॉर्मल हो गया है, और इस तरह से हम लोगों को नागरिकों को एक सुरक्षित माहौल मतलब बनाए रखने का करते हैं। ये तमाम चीजें जो है नागरिकों को समझाई जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।